यूपीएससी का एग्जाम हो और उसमें पॉलिटी से सवाल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमेशा सवाल आते हैं और एक दो नहीं, ठीक ठाक सवाल आते हैं। तो ऐसे में आपकी तैयारी पॉलिटी को लेकर के बेहतरीन होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए सीरीज शुरू की है पॉलिटी दिस वीक। हालांकि बहुत लंबे समय से आ रही है, लेकिन इसमें हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जिन खबरों में पॉलिटी से जुड़े हुए टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस हफ्ते में क्या कुछ ऐसी खास खबरें रहीं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं तेलंगाना ने अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण किया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है, क्योंकि इसके पहले 2004 में एक ऐसा फैसला आया था जिसमें यह बात कह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है एससी एसटी का। लेकिन अब 2024 में एक ऐसा फैसला आया जिससे चीजें बदली और तेलंगाना पहला राज्य बन गया जिसने एससी का यानी कि शेड्यूल कास्ट का उपवर्गीकरण आरक्षण के लिए कर दिया है। उसके बाद बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए तय की एक समय सीमा। अभी तक ऐसा होता था कि कोई बिल अगर विधानसभा में पास हो जाता था और वह राज्यपाल के पास जाता था और राज्यपाल यह देखता था कि यहां पे किसी कानून को लेकर के या तो यह एक कानूनी मसला है या संविधान से जुड़ा हुआ मसला है, एक ऐसा प्रश्न तैयार होता है उस बिल में, तो ऐसे में वह राष्ट्रपति के पास उसे आरक्षित कर सकता था। अब जब वह राष्ट्रपति के पास आरक्षित हो जाता था तो यह कहीं पे भी प्रावधान नहीं लिखा था कि राष्ट्रपति उस बिल पर कितने दिन में जवाब देंगे। कोई दिन, समय, महीना, दिन, साल, घंटे कुछ नहीं था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया है और तय कर दिया है कि भाई इतने दिनों में अब राष्ट्रपति को निर्णय लेना होगा। तो पूरा मसला क्या है वो सब देखेंगे। उसके बाद देखिए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई होंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। ये खबर भी आ चुकी है। तो आखिर ये 52वें मुख्य न्यायाधीश कैसे बनेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी और मुख्य न्यायाधीश बन गए तो ये क्या कर सकते हैं, क्या खास बात होती है, उन बातों को भी जानेंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तेलंगाना ने शेड्यूल कास्ट का यानी कि हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण कर दिया है। तो उपवर्गीकरण क्या दिया है, तो सबसे पहले समझिए मामला है क्या। एक कानून लेकर आया है तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025। ये देखिए नाम है। इसके कार्यान्वयन को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है कि जो अनुसूचित जाति हैं उनका उपवर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है कि कुल 59 अनुसूचित जातियां हैं तेलंगाना में और किस अनुसूचित जाति को किस समूह में रखा गया है ये बता दिया गया है और 3 समूह बनाए गए हैं और उन समूहों के लिए अलग अलग प्रतिशत का आरक्षण तय कर दिया गया है। तो चलिए अब इस पूरी की पूरी बात को समझते हैं आगे कि ये कैसे शुरू होता है। सबसे पहले ये समझते हैं उपवर्गीकरण क्या है। देखिए उपवर्गीकरण से कहने का मतलब ये है, जैसे अभी हम अनुसूचित जाति की ही बात करें तो अनुसूचित जाति में कुछ ऐसी थी जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा था, लगातार मिला है, और कुछ ऐसी थी जिन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो वो अभी भी पीछे रह रही थी। और किस तरह से वो पीछे रह रही थी, देखिए यहां पे असमानता को ध्यान में रखना है, उनकी वंचना को ध्यान में रखना है कि वो वंचित थे, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था आरक्षण का, तो वो पीछे रह रहे थे सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। तो जातियों के भीतर उपवर्गीकरण आरक्षण के लिए तथा एक सकारात्मक कार्यवाही के लिए जरूरी था। तो अनुसूचित जाति के लिए भी होता है, अनुसूचित जनजाति के लिए हो सकता है, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। उद्देश्य वही है जो अंतर श्रेणी असमानताएं हैं, अनुसूचित जाति में भी अलग अलग समूहों में अलग अलग जातियों में जो एक असमानताएं दिखती हैं उसे दूर किया जा सके। अब उपवर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या रहे। 2 निर्णय महत्वपूर्ण है। पहला 2004 वाले निर्णय में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 में क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग है, मतलब एक कुल समूह में एक ही समूह अपने आप में एक वर्ग है, मतलब उसमें उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने फिर यह भी साथ में कहा कि अनुसूचित जातियों के भीतर अगर कोई उपवर्गीकरण कर दिया गया तो जो एक आर्टिकल है 341, आर्टिकल 341 के माध्यम से राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि कौन अनुसूचित जाति में शामिल होगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर कोई उपवर्गीकरण करता है तो आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति की जो सूची तैयार हुई है उसमें फेरबदल के समान माना जाएगा। और
संविधान के आर्टिकल 341 के तहत अगर राष्ट्रपति की तैयार की गई सूची में फेरबदल के समान माना जाएगा, तो इस वजह से अगर कोई उपवर्गीकरण करता है तो वह संवैधानिक नहीं होगा। ठीक है, तो उसे इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस उपवर्गीकरण को जो भी राज्य द्वारा किए जा रहे थे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। लेकिन 2024 में इसको उल्टा फैसला दे दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम दाविंदर सिंह में मामले में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, देखिए अब क्या होता है ना कि अगर 5 मामलों या 2 यानी कि एक जज ने कोई फैसला दिया सर्वोच्च न्यायालय में, उसके उलट में उससे ज्यादा जजों का फैसला आ गया तो फिर वो ज्यादा वाला मान्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चिनैया निर्णय को खारिज कर दिया। ठीक है, अब ये ईवी चिनैया निर्णय को खारिज किया का मतलब क्या है? मतलब कि कह दिया गया कि और एसटी और एससी वर्ग में उपवर्गीकरण किया जा सकता है और ये 341 के तहत राष्ट्रपति सूची में फेरबदल के समान नहीं माना जाएगा। यह उपवर्गीकरण करना जरूरी है क्योंकि पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर आरक्षण कोटे में एससी और एसटी वर्ग में जब उपवर्गीकरण होगा तो उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें फायदा मिल नहीं पा रहा, उनके लिए समूह अलग अलग बना दिए जाएंगे, फिर वो अलग से उसका आरक्षण उसी समूह को मिलेगा। इसी वजह से तेलंगाना में 3 प्रकार से किया गया है। कैसे किया गया है वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। लेकिन तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 अब आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य लक्ष्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर उपवर्गीकरण कर तेलंगाना में अनुसूचित जाति का आरक्षण पुनर्गठन करना। अब इसके लिए, इसकी मदद के लिए शमीम अख्तर आयोग ने मदद की और इस शमीम अख्तर आयोग ने पूरा अध्ययन किया, जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार, शिक्षा, अभिगम और वित्तीय सहायता और राजनीतिक सहभागिता, इसको ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के समुदायों के 8600 से अधिक अभ्यावेदनों का परीक्षण किया और 59 अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में बांटा। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इस प्रकार से आप देखिए, समूह 1 में उपजातियों की संख्या है 15 और अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 3.28। तो इनके लिए आरक्षण कितना हो गया? 1%। फिर समूह 2 में उपजातियों की संख्या एससी वर्ग में 18, यहां पर इनकी संख्या जो है ज्यादा है 62.74%, तो आरक्षण 9%। फिर उसके बाद समूह 3 में उपजातियों की संख्या है 26। अब यहां पे अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है 33.96, यहां पे आरक्षण हो गया 5%। तो कितना आरक्षण हो गया आप देखिए? 9 और 6 15%। तो एससी वर्ग के लिए 15% आरक्षण है उस राज्य में। अब वो 15% आरक्षण को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, यानी कि समूह 3 का अगर कोई उपजाति है तो वो समूह 1 और 2 के इस आरक्षण में नहीं आएगी, उसको इसी 5% में ही लाभ अपना लेना होगा जो ले सकते हैं, उसी में उनकी प्रतिस्पर्धा होगी। ये बात स्पष्ट हो गई। यही बाकी सबके लिए इसी प्रकार से गणित काम करेगी। अब एक रोहिणी आयोग के बारे में जानिए। रोहिणी आयोग ने ओबीसी वर्ग में उपवर्गीकरण को लेकर के ही कुछ अनुशंसाएं दी थी, इसीलिए इसका गठन हुआ था। हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट अभी जग जाहिर नहीं हुई है। अब यहां पे देखिए 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर, 340 के आधार पर क्या कि जो पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, उस राष्ट्रपति की शक्ति के आधार पर रोहिणी आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को होता है। यहां पे किस लिए हुआ? ये केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध ओबीसी के बीच लाभ के असमान वितरण की जांच करना, ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मापदंडों का प्रस्ताव करना, फिर उसके बाद संबंधित जातियों अथवा समुदायों को उनकी संबंधित उपश्रेणियों में पहचानना। तो आप ये देखें कि जो काम आयोग का करना था वो यही पहचानना था कि स्थिति उपजातियों में कैसी है, ओबीसी के अंदर उनकी पहचान की जा सके, उसके आंकड़े जुटाए जा सके और ये समझा जा सके कि जो असमान वितरण है उसकी जांच हो सके। तो एक आयोग बना, किससे संबंधित था वो समझ में आ गया। क्यों आया? उपवर्गीकरण के लिए। उपवर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो विद्यार्थी दृष्टि आईएएस का ऑनलाइन
ISGS फाउंडेशन कोर्स ले चुके हैं या लेने वाले हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, तो उनके लिए एक खास अपडेट है। दृष्टि IAS के दृष्टि लर्निंग ऐप का जो अपडेटेड वर्जन आया है, उसमें अब आपकी तैयारी को स्मार्ट बनाने के लिए AI टच भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब बड़े बड़े लेक्चर्स लेंगे तो उस बड़े बड़े लेक्चर्स की समरी मिल जाएगी, यानी कि संक्षेप में जानकारी मिल जाएगी कि इस लेक्चर में क्या था, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, आप क्विक रिवीजन कर सकेंगे। और इस फीचर का नाम है AI समरी। अब AI का अगला फीचर यह कहता है AI क्विज। आपने जो वीडियो देखा, बहुत लंबा वीडियो था, लंबा लेक्चर था, AI समरी भी उसकी देख ली। अब बात आती है कि आपको कितना कुछ समझ में आया। उसके लिए एक AI आपके लिए क्विज तैयार करेगा उस वीडियो के आधार पर। अब उसके आधार पर आप आंसर देख करके अपने आप को आंक सकेंगे कि आपकी स्थिति क्या है। फिर भी कोई डाउट है तो आस्क मी अ क्वेश्चन। यह भी एक तीसरा AI फीचर है जिसके माध्यम से मान लीजिए आपको उस टॉपिक पर जिस पे आपने वीडियो लेक्चर लिया है कोई डाउट है, तो आप सवाल पूछेंगे तो AI आपको उसका जवाब भी देगा। तो ये तीनों AI फीचर आपकी तैयारी को और आसान बनाएंगे और स्मार्ट बनाएंगे और अपडेटेड बनाएंगे। तो आपकी तैयारी के लिए यह ISGS ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स बेहद 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 महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में अगर आपको जानना है, अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं, अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं इसी के साथ में, तो आपके लिए एक नंबर दे रहा हूं 8750187501। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे एक्सपर्ट आपको सही जानकारी और सही राय आपकी तैयारी के लिए दे देंगे। अब उसके बाद हम आगे आ जाते हैं अगली खबर पर। बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए तय की एक समय सीमा। जो आरक्षित विधेयक रहते थे राष्ट्रपति के लिए, जो राज्यपाल आरक्षित करते थे राष्ट्रपति के लिए, उन पर निर्णय कितने दिन में लेना है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में तमिलनाडु वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया कि कुछ जो बिल थे वो राज्यपाल ने रोक के रखे हुए थे और उस पर फैसला नहीं सुना रहे थे, उसमें अपनी सहमति असहमति कुछ नहीं बता रहे थे। और फिर उसी के तहत फिर कुछ बिल ऐसे थे जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिए गए, वो भी लंबे समय से रुके हुए थे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और निर्णय सुनाते हुए कहा कि देखिए ऐसा है, पहली बात तो राज्यपाल को भी कह दिया कि आपके पास कोई ऐसी वीटो पावर है नहीं। आपको क्या है, जो संविधान में जो चीजें हैं उसमें कोई एक विकल्प चुनना होगा आर्टिकल 200 के तहत, उसमें आपको निर्णय लेना होगा कि आप इस बिल पे सहमति है नहीं है या पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, जो भी आपके कारण है आपको देना होगा, लेकिन सीमित समय में, आप अनिश्चित काल के लिए उसको रोक के नहीं रख सकते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल राज्यपाल आरक्षित कर देता है जहां पे संविधान का प्रश्न उठ रहा है या कोई कानूनी सवाल खड़ा हो रहा है उस बिल से जुड़े हुए प्रावधानों के अंतर्गत, और वह इसी वजह से राष्ट्रपति को दे देता है, तो राष्ट्रपति को जब वह आर्टिकल 200 के तहत आगे बढ़ा देता है तो 201 के तहत राष्ट्रपति को उस पर निर्णय लेना होता है। लेकिन होता यह है कि राष्ट्रपति उस पर निर्णय समय पर अगर नहीं लेते हैं तो कोई समय सीमा का बाउंडेशन है नहीं, और यही सवाल खड़ा हो रहा था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए आरक्षित बिल पर आपके पास कोई वीटो पावर है नहीं कि आप निर्णय देंगे ही नहीं, आपको भी एक समय सीमा के अंदर निर्णय देना होगा, और वो समय सीमा निर्धारित कर दी गई 90 दिन। ठीक है, तो अब चलिए बात को समझिए। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 में पहली बार संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेते हुए राष्ट्रपति के लिए 3 माह की समय सीमा का निर्धारण किया। पुराने मामले में अभी हाल ही में किया है, ठीक है, इसको हटा दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हाल ही के समय में निर्णय आया है कि राज्यपाल को एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और राष्ट्रपति के लिए भी कर दी गई है। राज्यपाल के लिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समय सीमा है, कहीं पर 1 महीने, कहीं पर 3 महीने, कहीं पर 1 महीने। अब देखिए हुआ क्या है, राष्ट्रपति के लिए भी 3 महीने कर दी है, राज्यपाल के लिए अलग से की ही है, राष्ट्रपति के लिए भी कर दी है। अब राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था क्या? फैसला यही था कि देखिए ऐसा है, 201 जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए जाता है, आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अनुमति देगा या उस पर अनुमति नहीं देगा। लेकिन यह फैसला कितने दिन में करेगा, देने या ना देने की, यह नहीं लिखा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 201 में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है,
इस तरह से देरी से विधायी प्रक्रियाओं में बाधा आ सकती है, इसलिए आप 90 दिन में अपना फैसला दे दीजिए। और एक और बात कही, इसके द्वारा इस बात पर भी कहा गया कि मान लीजिए सत्ता के प्रयोग में मनमानी न करने के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन जो है वो होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब समय सीमा तय कर दी 90 दिन की, ये बात पता चल गया, कह दिया गया कोई वीटो नहीं है। लेकिन अगर 90 दिन से ज्यादा हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 90 दिन से ज्यादा हो गए, राष्ट्रपति ने निर्णय नहीं लिया है, तो राज्य रिट याचिका दायर कर सकता है। ये बड़ी बात है। इसी वजह से अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा कुछ बयान भी दिया गया, जिसमें कि एक तरफ राष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट की बहस भी छिड़ गई थी और अभी चल रही है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिकता के आधार पर आरक्षित करते हैं, अब देखिए राज्यपाल इस आधार पर आरक्षित करते हैं कि संविधान पर सवाल खड़े हो रहे हैं या संविधान से टकराव हो रहा है उस कानून की वजह से, और वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 143 है, जिसके तहत ये होता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं इस प्रकार के बिल के मामले में। तो सीधी सी बात है, आप जब इस तरह का कोई आपके लिए आरक्षित बिल आता है तो आप सलाह ले सकते हैं। तो उस पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय देगा। आपको लेकिन फैसला देना होगा 90 दिन के अंदर। सलाह ले लीजिए, फैसला दे दीजिए। उचित कारण बताने होंगे। अगर आप सहमति नहीं दे रहे हैं उस बिल की, तो उसके उचित कारण आपको लिखित में बताने होंगे। ये बात भी कह दिया है। सहमति अगर देते हैं तो ठीक है, लेकिन वो भी 90 दिन के अंदर। असहमति देते हैं तो उसमें भी उचित कारण बताने होंगे और वो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आएगा। और तीसरी बात ये कि हो सके तो आप 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले लीजिए, अगर संविधान पर सवाल खड़ा होता है या संविधान का कोई मसला बनता है वहां पे। तो चलिए अब विधायी शक्तियों को लेकर के राष्ट्रपति और राज्यपाल में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। एक तरफ राष्ट्रपति के बिल पास करने को लेकर के देखा जाए तो अनुच्छेद 111 दिखाई देता है। धन विधेयक को अगर हम छोड़ दें तो किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं या पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत। यही चीज अनुच्छेद 200 में हम देखें तो राज्यपाल के पास है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं या पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। और एक और बात है जो ये नहीं कर सकते, ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं जहां पे संविधान या कानूनी मसला खड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद यदि सांसद द्वारा कोई विधेयक दोबारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है और वह वीटो अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो यहां पे भी अगर विधेयक पारित हो गया तो वीटो भी नहीं लगा सकते। और आरक्षित विधेयकों के मामले में भी राष्ट्रपति, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो आरक्षित विधेयक जो राज्यपाल भेज चुका है राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 200 के तहत, उसके लिए कह रहा है कि उसे स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं या पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। लेकिन ये सब अब कितने दिन में करना होगा? 90 दिन में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में कह दिया है। और आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार जो आरक्षित कर सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे वो फैसले की बात है। चलिए अब उसके बाद 143 पे हमने बात कर ली थी। 143 पे मान लीजिए कोई बिल है जिसमें कानूनी या संवैधानिक सवालों पर राय लेना है तो वो कर सकते हैं। विवादित मामलों पर मार्गदर्शन लेना है, विधेयक, अध्यादेश या सरकार द्वारा गए उठाए मुद्दे पर, तो वो परामर्श ले सकते हैं। संविधान के पालन के सुनिश्चितता के लिए प्रावधान कोई अगर है जिसके बारे में समझना है राष्ट्रपति को, तो वह उसके लिए भी परामर्श ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। आर्टिकल 143 के तहत ये शक्तियां राष्ट्रपति की हैं। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से, तो देखिए ऑफलाइन सेंटर अभी कहां पर एडमिशन हो रहे हैं, कहां पर नए बैच शुरू होने वाले हैं, ये जानकारी आपको पता रहे। करोल बाग 21 अप्रैल, इंदौर शाखा 24 अप्रैल, जयपुर शाखा 28 अप्रैल, नोएडा शाखा 29 अप्रैल। इसके अलावा प्रयागराज शाखा में एडमिशन शुरू है। लखनऊ में भी नया बैच शुरू होने वाला है, इसके लिए भी एडमिशन शुरू है। और खास बात यह है कि सब जगह एडमिशन शुरू है। आप जिस स्टेट से अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी दृष्टि आईएएस के सेंटर से आप कर सकते हैं। बात आती है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना है, सुविधाओं के बारे में जानना है, आपको ये जानना है कि क्लासरूम में क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको। उन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं
आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर पर कि न्यायमूर्ति बी.आर. गवई होंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई 52वें होंगे, जल्द ही होंगे, अगले महीने मई के महीने में होंगे। लेकिन ये तय कैसे हुआ, और बन भी गए तो अब ये करेंगे क्या? दो सवाल तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, आइए समझिए। संजीव खन्ना अभी मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को, इन्हीं को क्या कह दिया, बी.आर. गवई न्यायमूर्ति, है ना। तो इन्हें अपना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। अब ये सिफारिश किससे की है, यही आपको समझना है। सिफारिश मांगी गई है या की है, कैसे हुआ है, ये समझना है। किया किसने है, संजीव खन्ना ने सिफारिश की है। और न्यायमूर्ति गवई कब से अपने पद पर आएंगे, 14 मई 2025 को आएंगे। देखिए कितना है, अभी सिर्फ सिफारिश हुई है, नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन मामला आप देखिए कितना कॉन्फिडेंट तरीके से चल रहा है कि कह दिया गया है कि 14 मई को ये आ जाएंगे अपने पद पे। इतना भरोसा है न्यायपालिका को अपनी व्यवस्था पर। वो क्यों है, वो आगे समझिए बात को। तो संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होंगे। और एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को समझ लीजिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा में एक बात होती है, एक परिपाटी होती है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, आमतौर पर परिपाटी के अनुसार उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश तो ये न्यायमूर्ति जो है बी.आर. गवई हैं, वो वरिष्ठतम तो है ही संजीव खन्ना के बाद में। उसके अलावा परंपरा के अनुसार एक तो वरिष्ठतम की हो गई, और दूसरी बात की विधि मंत्रालय जो होता है वो सुझाव मांगता है। जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन, संजीव खन्ना, उनसे सुझाव मांगता है। लगभग 1 महीने पहले सुझाव मांग लेता है कि आप बताइए कि अब आपके बाद आप किसे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देखना चाहते हैं, मतलब आपकी सिफारिश क्या है। वो सिफारिश जैसे इन्होंने भूषण रामकृष्ण गवई की, किस आधार पर कि ये वरिष्ठतम है। लेकिन विधि मंत्रालय ने क्या किया था, विधि मंत्रालय ने जो प्रक्रिया फॉलो की जिसके तहत उन्होंने सिफारिश मांगी, उसको कहा गया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, मॉप। तो इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत सिफारिश मांगी गई, 1 महीने पहले मांग ली जाती है, और जो मुख्य न्यायाधीश है वो नाम बता देते हैं। लेकिन क्या मुख्य न्यायाधीश के मन में जो आया कि भाई ये सीनियर है, इसका नाम बता दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब वो मुख्य न्यायाधीश की कोई निजी राय नहीं है, ये बात आप समझिए। मुख्य न्यायाधीश भी जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत आया है जिसको हम कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। तो उस कॉलेजियम व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिल बैठकर ये नाम तय होता है और ये नाम की सिफारिश की जाती है। तो कॉलेजियम व्यवस्था यहां पर है जो नाम फाइनल कर रही है, ये बात समझिएगा आप। उसी व्यवस्था के तहत सिफारिश मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था कैसे आई थी, पहला जज केस 1981 में फाइनल नहीं हुआ था, फिर 93 में भी नहीं हुआ, 98 में एक प्रक्रिया सामने आई कॉलेजियम व्यवस्था की, जिसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति मंजूरी तो देंगे, हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन यहां पर जो परामर्श देने वाला है वह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो परामर्श दे रहा है वो उसका निजी परामर्श नहीं है, एक कॉलेजियम है। कॉलेजियम में जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वो मिलकर तय करते हैं नियुक्ति को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये चीज स्पष्ट हो गई, कॉलेजियम व्यवस्था बन गई, उसी के आधार पर ये नाम भी तय होता है जिसकी सिफारिश करते हैं। चलिए अब यहाँ पे संविधान में देखें तो 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं और 34 में से मुख्य न्यायाधीश शामिल है। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके चयन के लिए मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सिफारिश जरूरी होती है, वही कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही वो होगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो हस्ताक्षर भले राष्ट्रपति कर रहे हैं, पर वो कॉलेजियम व्यवस्था आ जाती है जो हाल ही में डेवलप हुई है, 1998 से चली आ रही है। और उसके पहले सेकंड जज केस में भी अगर देखें 93 से, तो एक व्यवस्था बन गई थी जिसमें कह दिया गया था कि वो परामर्श मुख्य न्यायाधीश की निजी परामर्श नहीं है, मन की बात नहीं है, उसमें भी वो कुछ राय लेके ही कर रहा है। तो कॉलेजियम में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा चुने गए वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अब 124(1) और 124(2) को समझ लीजिए। 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देता है। तो ये बात तो पता चलता है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है नियुक्ति का 124(1) के तहत। लेकिन 124(2) में क्या कहता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति से पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश जरूरी है। और ये जो सिफारिश है, ये अब आप देखिए इतनी स्ट्रांग है, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लगभग यही माननी होती है कि नहीं, यही मानी ही जा रही है।
चलिए, अब मुख्य न्यायाधीश की भूमिका क्या है? मुख्य न्यायाधीश कुछ तो अलग होगा बाकी न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में। तो रोस्टर के मास्टर होते हैं, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश के पास विशिष्ट मामलों को विशेष पीठ को सौंपने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार होता है। देखिए, बहुत सारी संविधान पीठ बनती हैं, एक दिन में अलग अलग पीठ अलग अलग काम कर रही हैं, कहीं 5 जज, 7 जज, 9 जज की पीठ बनी हुई है ना। तो अब उसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तय करेगा कि भाई इस वाली पीठ में आप रहोगे, इस वाली पीठ पे आप रहोगे, इस पे आप रहोगे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उस न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ से परामर्श किया जाता है। ये बात समझ गए? तो वो इसमें यहाँ पे भी मुख्य न्यायाधीश का एक रोल है। मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि जब न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, रिक्ति होती है, उस रिक्ति को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही करता है। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की सीट को, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है, लेकिन किसी अन्य स्थान पर भी जरूरत पड़ने पर स्थानांतरित कर सकता है किसी खास मामले के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सवाल के रूप में आपके सामने आ सकती हैं। तो अब कुछ सवाल जवाब भी देख लेते हैं, जितना कुछ सेशन आज हमने देखा है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 है, आप हमें कमेंट करके जवाब देते जाइएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल नंबर प्रश्न क्रमांक 1 है, तो इसका जवाब क्या होगा आप बताइए, फिर 2, फिर 3 ऐसे आपके सामने आएगा। तेलंगाना राज्य ने किस विधेयक के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू किया है? ए है तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025, बी है तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2024, तेलंगाना सामाजिक न्याय अधिनियम 2025 या तेलंगाना जाति सुधार अधिनियम 2024। सही जवाब क्या है सवाल नंबर 1 का? ABCD कमेंट करके बताइए। हम आ जाते हैं अब सवाल नंबर 2 पे। तो सवाल नंबर 2 का भी जवाब कमेंट करके बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कितने दिन की समय सीमा तय की है? 30, 90, 180 या 120? तो इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट करके बताइए कि कितने दिन की समय सीमा तय की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब पदभार या कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो ए है 1 मई 2025, बी है 13 मई 2025, सी है 14 मई 2025 और डी है 1 जून 2025। तो क्या है सही जवाब? ABCD सवाल नंबर 3 का। तो प्रयास कीजिए सारे सवालों का जवाब देने का, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में और महत्वपूर्ण सवालों के साथ में, और उम्मीद है यह सिलसिला आपके लिए लाभदायी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।